नमस्कार भाइयों, मैं राम कुमार पारासर भूगोल की सीरीज को एक बार फिर आज से आगे प्रारंभ करता हूँ। देखिए, पहले मैं माफ़ी चाहूँगा, उस दिन पिछली क्लास थी जिसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो पूरी नहीं हो पाई। उसके जितने भी थोड़े बहुत तथ्य बचे थे उनको आज हम देखते हैं। फिर उसके बाद अपना आज का टॉपिक महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति। महासागरों की उत्पत्ति अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो संपूर्ण पृथ्वी है उसकी आयु थी 4.6 अरब वर्ष पूर्व। ये जो देखिए जो आयु है, आयु की जानकारी हमको एक पद्धति के तहत प्राप्त होती है जिस पद्धति का नाम है यूरेनियम डेटिंग पद्धति। इस पद्धति के तहत हम पृथ्वी की आयु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही साथ जितने भी जीव जंतु हैं, इनकी जो आयु की जानकारी प्राप्त करते हैं उसके लिए विधि रहती है कार्बन डेटिंग पद्धति। इन दोनों विधियों के द्वारा हम जानकारी लगाते हैं। यूरेनियम डेटिंग पद्धति के द्वारा पृथ्वी के बारे में पता करते हैं कि पृथ्वी कितने वर्ष पुरानी है या इसका क्या कहानी है, और जीव जंतु, कार्बनिक पदार्थ, चट्टानें, सभी की जानकारी हम देखते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से। यहाँ से हमको देखना है, देखिए मैंने पिछली क्लास में पूरी पृथ्वी को 3 वर्गों में विभाजित किया था। पहला वर्ग था, दूसरा और ये तीसरा। पहले वाले भाग को मैंने नाम दिया था इरा, दूसरा था इपोज, तीसरा था पीरियड। ये 3 वर्ग थे। इन तीनों वर्गों में बताया था हमने 5 इरा थी, 4 इपोज थे और 18 आपके पीरियड थे। ये पूरा हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, किस तरीके से कहां से युगों का प्रारंभ होता है तथा किस इरा में, किस महाकल्प में कितने कल्प सके। इन सभी चीजों का वर्गीकरण हमने पिछली क्लास में देख लिया। अब उससे संबंधित जो भी फैक्ट बनते हैं उनको हम यहाँ देखेंगे कि किस इरा की क्या विशेषता रही है, किस युग की क्या विशेषता रही है। तो देखते हैं, यहाँ देखिए, जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है अरावली पर्वत का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था जो आपका आद्य महाकल्प है, आद्य महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन कल्प में। देखिए, अरावली पर्वत जो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन कल्प में। इसके साथ ही साथ इसी कल्प में आपकी भारत की धारावाड़ क्रम की जो शैलें हैं, इन शैलों का निर्माण भी इसी कल्प में हुआ था। इसके साथ ही साथ देखेंगे जो आपका विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत, इसका निर्माण हुआ था कैम्ब्रियन कल्प में। कैम्ब्रियन कल्प में क्या हुआ था? विंध्याचल पर्वत का निर्माण हुआ था। इसके साथ ही साथ जो आपका आता है सेल्यूरियन कल्प, इस सेल्यूरियन कल्प को बोला जाता है रीढ़ की हड्डी वाले
जीवों का युग। हम कह सकते हैं कि जो सेल्यूरियन कल्प है या कहिए जो पुराजीवी इरा थी, पुराजीवी इरा, उसका जो सेल्यूरियन कल्प है, इस कल्प में इस धरती पर आपको रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का प्रादुर्भाव देखने को मिलता है। सेल्यूरियन कल्प से पहले ऑर्डोविनियस या कहिए ये कैम्ब्रियन युग, यहाँ तक आपको रीढ़ की हड्डी वाले जीव देखने को नहीं मिलते, बल्कि बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का प्रादुर्भाव इन्हीं युगों में हो गया था। इसके बाद देखना है अगला, इसके बाद जो कल्प आता है डिवोनियन कल्प। डिवोनियन कल्प, देखिए ये वो कल्प है, इस कल्प में मछलियों का प्रादुर्भाव हो गया। देख सकते हैं इस वाले कल्प को हम बोलते हैं एज ऑफ फिश, मछलियों का युग, मछली का युग। इस युग में शार्क मछली का आविर्भाव धरती पर हुआ था। इसके बाद देखिए कार्बोनिफेरस आता है। कार्बोनिफेरस कल्प, ये जो कल्प है, इस कल्प को बोलते हैं हम फूल पत्ती नहीं, इसको बोलते हैं वनस्पतियों का युग। कार्बोनिफेरस को हम बोलते हैं वनस्पतियों का युग, क्योंकि इसी युग में धरातल पर 100 फुट ऊंचे वृक्ष हमको देखने को मिलते थे। इसके साथ देखिए जैसे ही आगे चलते जाते हैं तो आपका एक युग आता है पर्मियन युग, पर्मियन कल्प। पर्मियन कल्प में देखिए क्या होता है, इस कल्प में ब्लॉक फॉरेस्ट, जो जर्मनी का पर्वत है ब्लॉक फॉरेस्ट, इस पर्वत का निर्माण इस कल्प में हुआ था। साथ ही साथ इसी कल्प में धरातल पर पोटास का निक्षेपण हुआ था, झीलों के द्वारा पोटास का निक्षेपण हुआ था, वो भी आपका हुआ था पर्मियन कल्प में। यहां से देखिए जैसे हम आगे जाएंगे तो आगे देखिए क्या होता है, अगला आता है आपका ट्रियोसिक कल्प। इस कल्प में देखिए आपको बड़े बड़े रहने वाले जीव, बड़े बड़े जीव धरती पर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इसी युग में क्या होता है, आपको फूल पत्ती वाली वनस्पतियां भी देखने को मिलती हैं। इसके अगला आगे बनता है आपका जुरेसिक काल। जुरेसिक काल वो काल होता है, या कहिए जुरेसिक काल वो काल था जिसमें पृथ्वी पर विशालकाय डायनासोर का आविर्भाव हुआ था, वो हुआ था आपका जुरेसिक काल में। इसके बाद देखिए इसी तरीका से इस पृथ्वी पर जो आदिम मानव के जो भी पूर्वज थे, आदिम मानव के जो पूर्वज थे, जैसे रामापैथिक मानव, ऑस्ट्रेलोपैथिक मानव, इन सभी मानवों का प्रादुर्भाव हुआ था, वो हुआ था आपका प्लायोसीन कल्प में। प्लायोसीन कल्प कह सकते हैं जो टर्सरी युग है, टर्सरी युग का जो प्लायोसीन कल्प है, इस कल्प में आपको मानव के पूर्वजों का आविर्भाव देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए ये तो जो पिछली अध्याय में जो शेष बचा हुआ था वो यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद देखते हैं आज का जो नया अध्याय है वो क्या है। यहां से देखेंगे आज का जो नया अध्याय है वो है महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति किस तरीके से हुई। इसके संबंध में विद्वानों के कौन कौन से मतभेद हैं, कौन कौन से उन्होंने अपने तथ्य प्रस्तुत किए। देखिए इसके संबंध में
महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ सिद्धांत हमको देखने को मिलते हैं। पहला बनता है आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, विस्थापन सिद्धांत। इसके बाद देखिए अगला आपका सिद्धांत बन के आता है जिसका नाम है समवाहिनी धारा का सिद्धांत। समवाहिनी धारा का सिद्धांत। अगला सिद्धांत आता है सागरीय अधोतल। सागरीय अधोतल के विस्तार का सिद्धांत, विस्तार का सिद्धांत। अगला आता है देखिए प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। ये सिद्धांत हमको देखने को मिलते हैं महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में। तो देखिए यहाँ से हम क्रम से देखते हैं कि ये सिद्धांत अपने आप में क्या विशेषताएं रखता है, या तो ये इसकी क्या गुण है, क्या दोष है, ये सिद्धांत क्या अपनी बात रखता है, ये सिद्धांत हमें क्या दर्शाता है महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में। और जो वर्तमान में मान्य सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ये हमको क्या तथ्य देता है। यहाँ से देखेंगे तो सबसे हमको पहले देखना है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। पहला सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। देखिए ये जो सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इस सिद्धांत को देने वाले थे जर्मन के जलवायुवेत्ता जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर, या कहिए अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने अपना जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत का नाम है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। इस अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने देखिए क्या कहा है कि जो वर्तमान में जो 7 महाद्वीप है वो पहले एक विशाल भूखंड थे। वर्तमान में जो 7 महाद्वीप है वो पहले विशाल भूखंड थे, या कहिए सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए विशाल भूखंड थे। इस तरीके से देखिए ऐसे ये जितने भी वर्तमान में महाद्वीप है वो इस तरीके से विशाल भूखंड में जुड़े हुए थे, तथा इसके चारों तरफ विशाल जलराशि का जमाव था। इसके चारों तरफ क्या था? विशाल जलराशि का जमाव। तो यहीं से देखना है हमको कि जो वेगनर महोदय थे इन्होंने इस विशाल जलराशि को जलमंडल कहा। तथा इसको स्थलमंडल, फिर देखिए क्या होता है जलभाग है और ये हो गया आपका स्थलमंडल। तो यहां से देखिए जो जितना भी जलीय भाग था इस संपूर्ण जलीय भाग को वेगनर महोदय ने पैथालासा की संज्ञा दी। पैथालासा की संज्ञा दी तथा स्थलखंड को इन्होंने बताया पेंजिया। जो स्थलखंड था उसको नाम दिया इन्होंने पेंजिया। तो यहां से देखिए ये जो पेंजिया पैथालासा क्या कहानी बनती है, इसका किस तरीके से विभाजन हुआ इसको हम देखते हैं। जैसे ही आपका देखिए ट्रियोसिक काल आता है, ट्रियोसिक काल में क्या होता है कि ये जो विशाल जलराशि थी, इस विशाल जलराशि ने इस स्थलखंड को 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया। इस विशाल जलराशि ने स्थलखंड को 2 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया और जो जलखंड था वो मध्य में
इस तरीके से एकत्रित हो गया। तो यहां देखना है, देखिए कि ये जो पेंजिया है, ये जो पेंजिया के दो वर्गों में विभाजन होता है, पहला और दूसरा। ये वाला जो भाग है इसको वैज्ञानिक मोहम्मद ने नाम दिया था उत्तरी पेंजिया, तथा इस वाले भाग को नाम दिया था दक्षिणी पेंजिया। उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया, यहां से देखना है, देखिए फिर ये जो उत्तरी पेंजिया है इसका नाम दे दिया गया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और जो दक्षिणी पेंजिया है इसका नाम दे दिया था गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। तो देखिए यहां से हम देखते हैं कि जो मध्य में जो विशाल राशि थी उसको वैज्ञानिक महोदय ने नाम दिया तैतीस सागर का, तैतीस सागर। देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो 33 सागर के उत्तर में अंगारा लैंड, दक्षिण में गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को उत्तरी पेंजिया, गोंडवाना लैंड को दक्षिणी पेंजिया के नाम से वैज्ञानिक महोदय ने संबोधित किया। यहाँ से देखना है फिर आगे जाकर क्या होता है कि इन दोनों द्वीपों में संपीड़न होता है। संपीड़न के तहत ये जो विशाल जल राशि है, वो विशाल जल राशि क्या होता है कि इसके 5 बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। विशाल जल राशि 5 वर्गों में वर्गीकृत हो जाती है। और जो स्थल खंड है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये दोनों सामूहिक रूप से 7 खंडों में विभाजित हो जाते हैं। देखिए कि ये जो 5 भाग इस महासागर का पानी जाता है 5 स्थानों पर, तो उनको बोला गया है महासागर, महासागर। और जो 7 स्थल खंड के भाग बने हुए थे इनको बोला गया था महाद्वीप। तो इस प्रकार हम यहाँ कह सकते हैं कि जितने भी महासागर हैं उनकी उत्पत्ति हुई है 33 सागर से, और जो भी आपके महाद्वीप है उनकी उत्पत्ति हुई है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, या कहिए पेंजिया से। पेंजिया से उत्पत्ति हुई है 7 महाद्वीपों की, पैथालासा से उत्पत्ति हुई है 7 महासागरों की। तो यहाँ देखना है देखिए किस तरीके से ये 7 महाद्वीप निकल कर रहा है, उनकी क्या कहानी है, किस तरीका से इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाया है। देखिए क्या होता है, इस तरीके से महाद्वीपों की आकृति बनती है। यहां हम देखें कि कैसे बनी हुई है ये। इस तरीके से देखना है, देखिए इस तरीका से ये सभी 7 महाद्वीप वर्गीकृत हुए तथा इनके ये चारों तरफ के विशाल जल राशि का फैलाव हो गया। इस तरीके से यहाँ पर ये जल राशि और इधर यहाँ पर भी जल राशि। तो यहाँ देखना है किस तरीके से वर्गीकरण हुआ था, कैसे महाद्वीप बने। देखिए ये वाला भाग है इसको बोलते हैं उत्तरी अमेरिका, ये वाला भाग है इसको बोलते हैं दक्षिणी अमेरिका, ये वाला भाग है इसको बोलते हैं अफ्रीका। तो ये पूरा सामूहिक रूप से यूरेशिया, इसको बोला गया यूरेशिया। देखिए यूरेशिया वो क्षेत्र है जो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों से जुड़ा हुआ है, दोनों महाद्वीपों के मध्य वाला क्षेत्र जिसको बोलेंगे यूरेशिया। इसी तरीका से यहाँ पर एक महाद्वीप बनता है।